भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरजती थी जैसे कसाई से बकरी। मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंहबंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गरूर और शरारत भर गई। भाभी आजाद फिजा में पली थी। हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थी। मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिसघिसा कर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की मां बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती। भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पौंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनोकाजल और मस्करा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्ख ही कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी में है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे मगर पैदर पे बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी और मैके सुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सुगढ़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव। मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ! भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहने। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूनन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे बनसंवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गौडर बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती, जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गईं। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। धान्य से फुटबॉल आकर एन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोलमोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सारी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां
फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उनका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबन को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो और भी जोर जोर से कहकहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबन ने बताया कि वो उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो इत्तिफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबन भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उनका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उनके लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उनके हाथ ढीले हो गए। प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबन फुदककर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबन ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबन का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौंगरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार की मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही पर फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उनका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ भिंचे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उनकी पीठ पर धम्म से कूदा। वो हमेशा उनकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदासा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उन्होंने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबन परेशान हो गई। अरे 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 रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावर है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेरकर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बहू लगती थी। शबन की बात पर हम सब कहकहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी हैं, मैंने भाभी को धम्म धम्म जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबन हैरतज़दा होकर बोली। इनकी भैया की बीवी। ओह! उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं समझी, उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत स्पष्टता की। मगर डोंट बी सिली, शबन हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम। ओह! जहालत नहीं, भाभी ने मार्टेज से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी हैं। मैं तब तो कती छोटी हैं। उफ! और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमजोर हैं, मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा उन्हें? नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। चा बेचारी। कौन कौन भाभी? न जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के थे।
मगर मुझे तो मालूम भी न था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबन ने हिकारत से मुस्कराकर कहा, तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी, फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या? भाभी अपने घर की मल्लिका है, बच्चों की मल्लिका है। कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबन को चोट दी, पर वो बेवकूफ न थी। भाई चाहे कोई मुझसे प्यार करे या न करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी न बनूं। और मुआफ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत होंगी मगर अब तो ऊहा, आपका नजरिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती, नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई। पलभर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तौला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नजर न आने वाला तार देख लिया, जो भैया और शबन की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबन फूला हुआ स्कर्ट और सफेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीज कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगे हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होंठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जुबान निकालकर अपने होंठ को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबन की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? इन्हें तो शबन जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे तक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म संबा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर न थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज दी और बॉय से कहा भाभी को भेज दे। रस्मन शबन को भी बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कति उसकी तरफ से मुंह फेरकर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पद्दी पर चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई तो न जाने क्यों मुझे वो कति मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो और चिमट गया। अभी और थोड़ा चले आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबन चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा, मुंह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़पकर शबन ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट के ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया।
उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्करा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं भैया। हूँ, दम भी है जो हाथ तोड़ोगी। भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने काम कर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम का चलती रही। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कती नहीं, वो तो पहले से भी ज्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज्यादा खाती। हम सब तो हंस ज्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मसरूफ थी। चटनी लगाकर भजिए निगल रही थी। सिके हुए टोस्टों पर ढेर सा मक्खन लगाकर खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब ही परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सबने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचा कर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों से बोंबल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसिया कर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम ही को उठा रहे थे, और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या कोई और मजेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गईं। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भौंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। हंहा 4 बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो 4 बच्चे हैं। मेरी कमर तो डनलप पिल्लो का गद्दा नहीं बनी। उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा, और भाभी मुंह थुथाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुरझुरियां लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती मुन्ने को घसीटती चली गईं। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खूबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होंठ सफेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थी। गटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खूबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फरेरी ली जैसी खूबानियां न हों, सांप बिच्छू हों। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा, और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रहीं। हद है, उन्होंने नथुने फड़काकर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न किया और करीबकरीब पूरी डिश पेट में उंडेल ली। उन्हें मुरब्बाशोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो ईर्ष्याद्वेष के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हों। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है। ऐसा भी क्या चटोरपन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई।
भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बिठा लिया। बेचारी नाक सुड़कती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गईं। सहमी हुई नजरों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्से के रुआंसे हो रहे थे। वो एकदम भन्नाकर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया। किसी ज़माने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में भींचकर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यार हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेंपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोंचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थी। लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया, वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही न आता और अगर आता भी तो फौरन इधर-उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डीलडॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। न गुस्सा हुए, न बिगड़े, शशलमदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसरकर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफैल भाभी के चचाजाद भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतजार किया। वो न आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने इनके मेहर में दिए, उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा। मेहर? भाभी थर-थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक? तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहे तो उन्हें ले जाएं, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतजाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत न हुई, सहमकर ठिठक गईं। और फिर भाभी ने अपने नारीत्व की पूरी तरह बेआबरूई करवा डाली। वो भैया के पैरों पर लौट गईं, नाक तक रगड़ डाली। तुम उससे शादी कर लो, मैं कुछ न कहूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक न दो, मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत न होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल-थुल करते जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता? वो बिलबिलाए चली गई। बेवकूफ! तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ! और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक-एक का मुंह तक रही थी।
अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सबके सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई थी कि भैया और शबन भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगिनी को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबन को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों अफसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्मों रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबन भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उंडेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया, चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्करा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नैनवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी।